हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाठ्यकला पर। दोस्तों, यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस एवं सीयूईटी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित हम लोग हर एक टॉपिक से पीवाईक्यूज़ जो अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं उनसे डिस्कशन कर रहे थे और तुलनात्मक राजनीति से संबंधित जो प्रश्न हैं, ठीक है, तुलनात्मक राजनीति से 30 प्रश्नों को हमने डिटेल से डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट में। आज इस सेशन में हम लोग सेकेंड पार्ट में तुलनात्मक राजनीति से संबंधित अगले 30 प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आने वाले आपके हर एक एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। ठीक है, आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जितने भी एमसीक्यूज़ आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और किसी भी एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए बेसिकली 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो पीवाईक्यूज़ को देख लीजिए, ठीक है, एक एमसीक्यूज़ लगा लीजिए, इसका मतलब है मॉक टेस्ट दे दीजिए, और फिर जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उसके वो सारे पढ़ लीजिए। तो इन सब चीज़ों को यदि आप रखते हैं तो आपका नेट जेआरएफ हो, सीयूईटी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर, इनमें काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। ठीक है, यहाँ पे आप मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है उसको देखिए। डेविड ईस्टन ने राजनीति के अपने वैचारिक ढांचे में एक राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताओं की पहचान की। निम्नलिखित में से कौन सा उन विशेषताओं में से एक नहीं है? ठीक है, तो हमें पूछा जा रहा कौन सा नहीं है। ऑप्शंस हैं इकाइयाँ और सीमाएं, एक प्रणाली के भीतर भेदभाव, इनपुट और आउटपुट, या फिर प्रणाली के भीतर अंतर संबंध। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सा नहीं है विशेषता। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रणाली के भीतर अंतर संबंध यह नहीं है। बाकी जो हैं वो तीनों विशेषताएं हैं। ठीक है, इकाइयाँ और सीमाएं, एक प्रणाली के भीतर भेदभाव, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, और डेविड ईस्टन से संबंधित बहुत सारी बातें हम लोगों ने की है, जैसे इनकी जो पुस्तक थी एन अप्रोच टू द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा अ फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस, ठीक है, जिसमें उन्होंने राजनीतिक प्रणाली की रूपरेखा को प्रस्तुत किया है कि नहीं। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों ने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, इसलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे है, निम्नांकित में से कौन संस्थावादी दृष्टिकोण के अग्रणी थे? ठीक है, तो संस्थावादी दृष्टिकोण से संबंधित आपके लिए यहाँ पे प्रश्न है, तो आपको बताना है कि कौन सा सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन देखिए, जेम्स ब्राइस, एवी डाइसी, आरसी मैक्रेडिस, कार्ल जे फ्रेडरिक। तो सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो बताइए को संस्थावादी दृष्टिकोण के अग्रणी कौन थे? तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 4। ठीक है, तो 3 नंबर ये नहीं है, आरसी मैक्रेडिस, ये संस्थावादी दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है। बाकी जेम्स ब्राइस, एवी डाइसी और कार्ल जे फ्रेडरिक, ठीक है, ये संस्थावादी दृष्टिकोण से संबंधित रखते हैं। ठीक है, संस्थावादी दृष्टिकोण जो होता है वो राजनीति को कानून, दर्शन शास्त्र या इतिहास का उपराशित नहीं मानता है, बल्कि इसे स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करता है। ठीक है, और इस उपागम के अंतर्गत राज्य की विभिन्न संस्थाओं के संगठन और भूमिका का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जितने भी राज्य के अलग अलग संगठन हैं, ठीक है, तो उसके बारे में ये जनरली पढ़ाई करता है या बतलाता है। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, और जेम्स ब्राइस, एवी डाइसी, कार्ल जे फ्रेडरिक इनके समर्थक हैं। ठीक है, तो इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, नव संस्थावाद के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, नव संस्थावाद के बारे में है। पहला है मानपरक संस्थावाद, जेम्स मार्च, ठीक है, और जोहान पी ओल्सेन के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा है मानपरक संस्थावाद, संस्थाओं को प्रोत्साहन और विघटन के समूहीकरण के रूप में ज़्यादा देखता है, जो व्यक्तिगत चयन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सा इसमें सही जवाब होगा। ठीक है, तो देखिए, बताइए इसमें से क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए,
केवल एक सही है, ठीक है, बल्कि ये दूसरा जो है वो गलत है। तो मानपरक संस्थावाद जेम्स मार्च और जोहान पी ओल्सन के साथ जुड़ा हुआ है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और सबसे पहले जो नव संस्थावाद है, इसका जो शब्द है, इसका प्रयोग किनके द्वारा किया गया था? इन्हीं के द्वारा। और किस बुक में? तो लिख लीजिए, दी न्यू, ठीक है, इंस्टीट्यूशनलिज्म। बुक के नाम आप लोग इंग्लिश में ही याद करिए, ठीक है। द न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, ठीक है, ये लंबी बुक है। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, ठीक, इन पॉलिटिकल लाइफ, तो ये पुस्तक का नाम है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो जेम्स मार्च और जोहान पी ओल्सन के साथ जुड़ा हुआ है नव संस्थावाद, ठीक है। तो इस बुक में इस सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। और इसके बारे में कहा जा सकता है कि जैसे मानकीय संस्थावाद राजनीतिक जीवन में संस्थाओं को संचालित करने वाले मूल्यों एवं नियमों से संगठनात्मक कारकों को जोड़कर एवं नियमों से संगठनात्मक कारणों को जोड़कर इसका समर्थन करता है, ठीक है। तो इन सब कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे है अपनी पुस्तक ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस में डेविड ईस्टन राजनीतिक जीवन को मानता है, ठीक है। तो राजनीतिक जीवन को क्या मानते हैं डेविड ईस्टन? ऑप्शन ए है प्रक्रिया की व्यवस्था, ठीक। दूसरा है पैरापॉलिटिकल व्यवस्था, तीसरा ऑप्शन है व्यवहार की व्यवस्था, और चौथा है सह परिवर्तित की व्यवस्था। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, व्यवहार की व्यवस्था, ठीक है। तो ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस में डेविड ईस्टन राजनीतिक जीवन को व्यवहार की व्यवस्था मानते हैं, ठीक है। तो इस बुक में उसने उन प्रमुख वर्गों की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया जो सामान्य सिद्धांत के निर्माण के आधार हो सकते थे, ठीक है। और इसी बुक में उन्होंने जीवन को व्यवहार की व्यवस्था मानता है, उनके द्वारा माना गया, तथा व्यवहार में प्रयोग करके राजनीति और समाज की जो अंतःक्रियात्मकता है उनके अनुभाविक विश्लेषणात्मक अध्ययन को व्यवहारिक रूपरेखा प्रदान करने का वो कोशिश करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इस बुक में कि राजनीतिक जीवन को व्यवहार की व्यवस्था वो मानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है डेविड ईस्टन से संबंधित है। डेविड ईस्टन, एक सेकंड थोड़ा सा ओपन हो रहा है। अगला क्वेश्चन जो है वो है डेविड ईस्टन समूहों और संगठनों की आंतरिक राजनीतिक व्यवस्थाओं को संदर्भित करता है, ठीक है। ऑप्शन है उप व्यवस्थाओं के रूप में, पैरापॉलिटिकल व्यवस्थाओं के रूप में, राजनीति समुदाय के रूप में, या द्वारपाल के रूप में, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैरापॉलिटिकल संस्थाओं के रूप में, ठीक है। तो डेविड ईस्टन समूहों और संगठनों की आंतरिक राजनीतिक व्यवस्थाओं को संदर्भित करता है पैरापॉलिटिकल व्यवस्थाओं के रूप में, ठीक है। ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था सामान्य व्यवस्था की सीमाओं के पार पर्यावरण से तथा परस्पर अंतःक्रिया करने वाली संरचनाओं, प्रक्रियाओं तथा संस्थाओं का सेट है, ठीक है। राजनीतिक व्यवस्थाएं किसी न किसी रूप में सर्वत्र पाई जाती है, ठीक। तो इन सब के बारे में उन्होंने बताया। और व्यवस्था के रूप में राजनीति का अध्ययन करके ईस्टन ने राजनीति विज्ञान को परंपरागत कानूनी, संस्थात्मक एवं अनौपचारिक प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया था, ठीक है। तो इन सब बातों को आप लोग ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न देखिए, एक सेकेंड यहाँ पे इसको थोड़ा, हाँ, इस प्रश्न को देखिए, इसमें है एक राजनीतिक व्यवस्था में मांगों के अधिभार का कारण है। ऑप्शन 1 है मांगों की संख्या बहुत बढ़ जाती है, दूसरा है मांगों की संख्या कम होते हुए भी उनका दबाव बढ़ जाता है। सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो सोचिए क्या होना चाहिए इसमें। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, जहाँ पे दोनों सही हैं। मांगों की संख्या
बहुत बढ़ जाती है तथा मांगों की संख्या कम होते हुए भी उनका दबाव बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे मतलब राजनीतिक प्रणाली में बहुत सारी मांगें भेजी जाती हैं, ठीक है, परंतु उनमें से कुछ रास्ते में ही खो जाता है। ठीक है, और निर्गत में परिणत नहीं हो पाता। ये सपोज कीजिए यदि मांगें बहुत बढ़ जाएंगी तो खिंचाव पैदा होगा और राजनीतिक प्रणाली बोझ से दब जाएगी। ठीक है, राजनीतिक प्रणाली में कई तरह के नियात्मक तंत्र काम करते हैं जो मांगों को नियंत्रित करते हैं और अतिभार की रोकथाम करते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक व्यवस्था में जो मांगों की अतिभार है, जिसको ओवरलोडिंग कहते हैं, उसका कारण मांगों की संख्या की अधिकता व उनके दबाव के कारण होता है। ठीक है, तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। और हम लोग फिर इस प्रश्न को देख लिए हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए, आलमंड पॉवेल के राजनीतिक प्रक्रिया विश्लेषण के रूपांतरण कार्यों में निम्नलिखित में से कौन से हैं? हित स्पष्टीकरण, हित समूहीकरण, राजनीतिक संचार, नियम निर्माण। ठीक है, सही विकल्प का चयन करना है। तो हमें बताइए, आलमंड और पॉवेल के राजनीतिक प्रक्रिया विश्लेषण में रूपांतरण कार्यों में कौन से हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सारे ऑप्शन सही हैं, हित स्पष्टीकरण, हित समूहीकरण, राजनीतिक संचार एवं नियम निर्माण। ठीक है, तो उनकी राजनीतिक प्रक्रिया विश्लेषण में इन सब कार्यों के बारे में बताया गया है। ठीक है, और आलमंड ने जो ईस्टन के द्वारा दिया गया आगत निर्गत विश्लेषण उसको अधूरा माना गया। ठीक है, उनके द्वारा, आलमंड के द्वारा उनको अधूरा माना गया। और द पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरियाज के अंतर्गत उन्होंने लिखा। तो इस बुक का नाम लिख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। जो आलमंड ने बुक लिखा, द पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरियाज। ठीक है, यह बुक जो आलमंड ने लिखा, इसमें उन्होंने तर्क दिया, ठीक है, कि ये आगत और निर्गत वहाँ केवल राजनीतिक प्रणाली के कृत्य हैं। ठीक है, और आलमंड ने 4 प्रकार के आगत कृत्यों और 3 प्रकार के निर्गत कृत्यों तथा इनके साथ जुड़ी हुई संरचनाओं का पता लगाया। ठीक है, तो उन्होंने, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 4, यहाँ पे लिखिए, 1 सेकेंड, 4 आगत कृत्य के बारे में उन्होंने पता लगाया। आगत कृत्य के बारे में पता लगाया आलमंड ने, जिनको उन्होंने कहा, एक तो राजनीतिक समाजीकरण, ठीक है, राजनीतिक समाजीकरण एवं भर्ती। ठीक है, दूसरा उन्होंने कहा हित स्पष्टीकरण, जो यहाँ पे है। तीसरा उन्होंने कहा हित समूहन। ठीक है, हित समूहीकरण जो लिखा हुआ है, हित समूहन या समूहीकरण। फिर राजनीतिक संचार। ठीक है, ये तो इस प्रकार से जो यहाँ चारों हैं ये भी याद कर सकते हैं, या फिर नाम यदि बदल दे तो ये सब भी याद रखिएगा। ठीक है, और निर्गत कृत्य के बारे में उन्होंने बताया, तो 3 निर्गत कृत्य के बारे में उनके द्वारा कहा गया। ठीक है, उनका नाम लिख लीजिए, एक नियम निर्माण। ठीक है, नियम निर्माण। एक कहा गया नियम अनुप्रयोग, नियम अनुप्रयोग। और तीसरा कहा गया नियम अधिनिर्णयन, अधिनिर्णयन। ठीक है, अधिनिर्णयन। तो ये 3 निर्गत कृत्य के बारे में उन्होंने बताया। और 4 आगत कृत्य कौन से बताए? राजनीतिक समाजीकरण एवं भर्ती, हित स्पष्टीकरण, हित समूहन एवं राजनीतिक संचार। ठीक है, तो राजनीतिक यहाँ पे लिख दिया, हित समूहन लिख दिया। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने बताया राजनीतिक संचार, ठीक है, और हित स्पष्टीकरण, ये और ये। तो ये 4 हो गए आगत कृत्य और 3 निर्गत कृत्य, नियम निर्माण, नियम अनुप्रयोग और नियम अधिनिर्णयन। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो आलमंड के द्वारा बताया गया। अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न। ठीक है, तो ये आलमंड और आलमंड से संबंधित था, इनके बुक का नाम भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने चार्ल्स मेरियम को राजनीति के लिए मनोविज्ञान के महत्व को समझने वाले राजनीतिक वैज्ञानिकों में प्रथम माना है? ठीक है, और आपके ऑप्शंस हैं A. L. लॉवेल,
ठीक है। दूसरा है ग्राहम वॉलेस, तीसरे हैं जॉर्ज कैटलिन और चौथे हैं हेरल्ड लॉसवेल। तो किनके द्वारा माना गया चार्ल्स मेरियम को राजनीति के समझाने वाले राजनीतिक विज्ञान प्रथम माना गया? ठीक है, चार्ल्स मेरियम को। तो बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा? हेरल्ड लॉसवेल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो हेरल्ड लॉसवेल ने ही चार्ल्स मेरियम को राजनीति के लिए मनोविज्ञान के महत्व को समझने वाला प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक माना है। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, चार्ल्स मेरियम जो हैं वो शिकागो समुदाय से हैं, ठीक है, या संप्रदाय से हैं। ठीक है, जो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट पूछा जाता है ना, उसी प्रकार से जो संप्रदाय की बात आती है, तो जो चार्ल्स मेरियम है वो जनरली शिकागो संप्रदाय से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो पूछा जा सकता है, तो शिकागो संप्रदाय से। ठीक है, और लासवेल जो है चार्ल्स मेरियम का शिष्य था। ठीक है, लासवेल जो है वो चार्ल्स मेरियम का शिष्य था। ठीक है, ये शिष्य था, और ये पुरातन राजनीति सिद्धांत के समक्ष एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है। ठीक है, और लासवेल ने बहुत सारी पुस्तकों की रचना की, जिनमें से आप कुछ लिख लीजिए, जैसे पावर एंड पर्सनैलिटी एक है, पावर एंड पर्सनैलिटी। ठीक, दूसरी बुक इनके द्वारा जो लिखी गई वो यहाँ लिख दे रहा हूँ, पावर एंड पर्सनैलिटी हो गया। फिर इसको लिख लीजिए 1948 में पब्लिश हुआ ये। ठीक है, और जो दूसरी बुक है वो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड पर्सनल इनसिक्योरिटी। ठीक है, तो यह बुक भी हेरल्ड लॉसवेल के द्वारा लिखा गया 1965 में। ठीक है, इसके अलावा एक बुक और लिख लीजिए, वर्ल्ड रेवोल्यूशनरी प्रोपेगेंडा। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वर्ल्ड रेवोल्यूशनरी प्रोपेगेंडा। ठीक है, तो ये 3 बुक के नाम आप लोग याद रख लीजिए, हेरल्ड लॉसवेल के द्वारा जो लिखा गया। ठीक है, एग्जाम्स में कभी भी मिलाने के लिए भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे है कि निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और पहला कथन है आधुनिक सिद्धांतवादी और परानुभविक सिद्धांतवादी के रूप में राजनीति वैज्ञानिकों की 2 श्रेणियों को रॉबर्ट डहल द्वारा वर्णित किया गया है। ठीक है, और दूसरा है आनुभविक सिद्धांतवादियों का विचार है कि राजनीति के अध्ययन को ना तो शुद्ध विज्ञान का रूप दिया जा सकता है और ना ही दिया जाना चाहिए। तो बताइए क्या सही होगा? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। ठीक है, ये गलत है। और आप लोगों को कुछ बातें जो पता होना चाहिए वो ये कि रॉबर्ट डहल ने, ठीक है, रॉबर्ट डहल के द्वारा ही आनुभविक सिद्धांतवादी और परानुभविक सिद्धांतवादी के रूप में राजनीतिक वैज्ञानिकों की 2 श्रेणियों में वर्णित किया गया। ठीक है, तो 2 श्रेणी बनाई गई, एक में आधुनिक सिद्धांतवादी, ठीक है, आधुनिक सिद्धांतवादी एक में आ गए। ठीक है, और दूसरे में परानुभविक। ठीक है, तो इस प्रकार से रॉबर्ट डहल के द्वारा 2 श्रेणी में राजनीतिक वैज्ञानिकों को बांटा गया। ठीक है, और व्यवहारवाद के उदय के लिए बहुत सारे कारण हैं, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हो गए। ठीक है, फिर परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के प्रति असंतोष होना, सामाजिक विज्ञानों का प्रभाव होना। ठीक है, तो राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना होना, तो इन सब की वजह से व्यवहारवाद का उदय हुआ। ठीक है, तो ये सब बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, और रॉबर्ट डहल का नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और इनसे संबंधित जो बुक हैं उनको भी आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न विद्वानों में से कौन अभिजात वर्ग सिद्धांतकारों से संबंधित नहीं है? ठीक है, और आपके यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, गिटानो मोस्का, रॉबर्ट मिशेल, जोसेफ शुम्पीटर, सी राइट मिल्स, चार्ल्स बिड्ज। ठीक है, तो कौन अभिजात वर्ग सिद्धांतकारों से संबंधित नहीं है? यहाँ पे देखिए नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का क्या जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चार्ल्स बिड्ज इनसे संबंधित नहीं है। ठीक है, और
जो बाकी जो जितने भी लोग हैं वो सिद्धांतकार अभिजात वर्ग से संबंधित हैं। ठीक है, अभिजात वर्ग के सिद्धांतकारों का मानना क्या है? तो इनका मानना है कि प्रत्येक समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं। ठीक है, हर एक प्रत्येक समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं। ठीक है, पहला जो अल्पसंख्यक, ठीक है, पहला जो है वो होता है अल्पसंख्यक, और दूसरा जो होता है वो होता है बहुसंख्यक। ठीक है, दूसरा बहुसंख्यक। ठीक, तो अल्पसंख्यक को शासक वर्ग भी कहा जाता है। ठीक, और बहुसंख्यक को शासित वर्ग भी कहा जाता है। तो हर एक समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं। ठीक है, और अल्पसंख्यक वर्ग ही समस्त शक्तियों का स्रोत होता है, ऐसा मानना है अभिजात वर्ग सिद्धांतकारों का। ठीक है, तो ये बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, है अभिजात्य के सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला है जेम्स बर्नहेम ने अभिजात्य का परिचालन की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। दूसरा है सी राइट मिल्स के त्रिशासक दल सत्ता समूह में राजनीतिक, आर्थिक तथा प्रबंधकीय वर्ग शामिल हैं। तीसरा है जी मॉस्का ने अभिजात्य की व्यक्तिगत विशेषताओं पर बल दिया है। और चौथा है अभिजात्य सिद्धांत बहुलवाद का समर्थन करता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि सही जवाब क्या होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया, अब बताइए सही जवाब क्या है। आप लोग पॉज कर लीजिए और कोशिश कीजिए सही जवाब देने का। ठीक है, तो 42 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे 3 और 4 ही केवल सही हैं, बाकी 1 और 2 गलत हैं। ठीक है, तो जी मॉस्का ने अभिजात्य की व्यक्तिगत विशेषताओं पर बल दिया है, सही है। अभिजात्य सिद्धांत बहुलवाद का समर्थन करता है, यह भी कथन सही है। लेकिन जो ऊपर के दो स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, तो अभिजात्य सिद्धांत की मान्यता है क्या है कि शासन तंत्र के सिद्धांतों में चाहे जो परिवर्तन ला दिया जाए, किंतु जो व्यवहारिक रूप में शासन संचालन कुछ लोगों के हाथ में ही संकेंद्रित रहता है। ठीक है, हमेशा जो बोलते हैं ना इलीट लोग होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं और वही लोग पूरे देश को चलाते हैं, तो वही पावर इन्हीं के हाथों में कंसंट्रेटेड रहती है। ठीक है, तो वही मानना है। तो आप लोग ये सारी बातें याद में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, और अगला प्रश्न है अभिजनों का परिसंचरण निम्न में से, ठीक है, किससे निकटता से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है अभिजनों का क्रमावर्तन, अभिजनों का प्रतिस्थापन, अभिजनों का प्रतिधारण या अभिजनों का पुनर्स्थापन। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए या बी, दोनों यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि जो ये एग्ज़ाम में पूछा गया था नेट 2019 जून के पेपर था ये। ठीक है, और इसमें जो आयोग है उसमें उत्तर माना गया था वो अभिजनों का क्रमावर्तन, ये माना गया था। ठीक है, इसका सही उत्तर ये भी होगा। ठीक है, क्योंकि इस सिद्धांत में अभिजनों का क्रमावर्तन और प्रतिस्थापन दोनों सहवर्ती क्रियाएं हैं। ठीक है, और अभिजन परिसंचरण की जो सिद्धांत है वो किनके द्वारा दिया गया था? तो परेटो और मॉस्का के द्वारा दिया गया था। तो ये आप लोग नाम याद रखिएगा, पेरेटो और मॉस्का के द्वारा अभिजन परिसंचरण सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अभिजन परिसंचरण, ठीक है, सिद्धांत, तो इनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब दोनों होगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है निम्न में से कौन पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज़ के लेखक हैं? ठीक है, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज़ किनके द्वारा लिखा गया? कॉलिन लेज, लुसियन पाई, सैमुअल हंटिंगटन या मॉरियन लेवी जू। ठीक है, तो
तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सैमुअल हंटिंगटन के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज़ के लेखक हैं सैमुअल हंटिंगटन। ठीक है, इसके अतिरिक्त सैमुअल हंटिंगटन ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम आप लोग याद रखिएगा, जिसको बहुत फेमस बुक है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है, यह पुस्तक उन्हीं के द्वारा लिखी, एंड द लास्ट मैन, एंड द लास्ट मैन। ठीक है, बस ये याद रखिएगा क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, जिसमें वो बोलते हैं कि आने वाले समय में सिविलाइजेशन के बीच में क्लैश होगा, जैसे जो वेस्टर्न कल्चर है, ठीक है, और जो मुस्लिम कल्चर है या इस्लामिक कल्चर है वो एक दूसरे से बहुत भिन्न है, तो इन दोनों के बीच में क्लैश हो सकता है। तो इस प्रकार से उन्होंने एग्जाम्पल दे करके बताया था। ठीक, तो अभी फिलहाल हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आलमंड एवं पॉवेल के लिए राजनीतिक संस्कृति का कौन सा संगठक नहीं है? ठीक है, तो यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए, संज्ञानी अभिविन्यास, ठीक है, दूसरा है भावात्मक अभिविन्यास, मूल्यांकन अभिविन्यास, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो बताना है सही जवाब क्या होगा। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, और कुछ बातें आप लोग ध्यान में रखिए, जैसे आलमंड और पॉवेल हैं, ठीक है, उन्होंने राजनीतिक संस्कृति के लिए कुछ घटक बताए हैं, उनके बारे में आप लोग जान लीजिए कौन से घटक हैं। तो उन्होंने जो घटक बताए, ठीक है, उनमें एक तो अनुभाविक आस्था, ठीक है, या विश्वास जिसको बोलते हैं, विश्वास, ठीक है, अनुभाविक आस्था व विश्वास। ठीक है, दूसरा मूल्य अभिविन्यास, और तीसरा प्रभावी अनुक्रियाएं। ठीक है, उनके द्वारा जो कहा गया प्रभावी अनुक्रियाएं। ठीक है, तो ये सब बातों के बारे में उन्होंने बताया कि राजनीतिक संस्कृति के ये तीनों घटक हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें है पुस्तक है और लेखक को हमें मिलाना है। ठीक है, तो पहला पुस्तक है, देखिए, राजनीतिक विकास के चरण, ठीक है, दूसरा है राजनीतिक विकास के संकट, तीसरा है राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण, और राजनीतिक दलों का वर्गीकरण, और लेखक में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का क्या जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए हो जाएगा। ए का टू मैच कर लीजिए। केनेथ ऑर्गेन्सकी ने राजनीतिक विकास के चरण लिखा। ठीक है, दूसरा बी का 1, लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के संकट लिखा। राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण लिखा गया 3, आलमंड और वर्बा के द्वारा। और डी का 4, ला पोलम्बरा तथा मायरन वेनर ने राजनीतिक दलों का वर्गीकरण किया, मतलब लिखा गया उनके द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैच कर लीजिए, और ये सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे है, राजनीतिक विज्ञान की एक उपशाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति के विकास में निम्नलिखित में से किसने योगदान दिया था? ठीक है, आपके ऑप्शन है आर्थर बेंटले, ग्राहम वेलेस, हेरोल्ड लास्की, या आर.टी. मैकेंजी। तो इस प्रश्न का सही जवाब यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, हेरोल्ड लास्की। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजनीतिक विकास का सूचक निम्नांकित में से कौन सा नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है। क्षमता, समानता, भाईचारा, भेदभाव, विभेदीकरण। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राजनीतिक विकास का सूचक निम्नांकित में से कौन सा नहीं है? तो भाईचारा नहीं है। ठीक है, तो जनरली पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट वाली जो बुक है लुसियन पाई की, उसमें राजनीतिक विकास पर विस्तृत चर्चा करते हुए उन्होंने 3 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख किया था, जिसमें समानता, क्षमता और विभेदीकरण है। तो आप लोग बुक का नाम लिख लीजिए, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ठीक है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, यह बुक लिखा गया था किनके द्वारा? लुसियन पाई के द्वारा। ठीक है, लुसियन पाई। ठीक है, और इन्होंने ही 3 लक्षण बताए थे
ठीक है, राजनीतिक विकास से संबंधित, जिसमें समानता, क्षमता और विभेदीकरण शामिल हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा प्राथमिक कार्य नहीं है। ठीक है, और आपके ऑप्शंस हैं हित अभिव्यक्तिकरण, हित संचयीकरण, हित वृद्धि, राजनीतिक संचार। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हित वृद्धि। तो राजनीतिक व्यवस्था का यह प्राथमिक कार्य नहीं है, बाकी तीनों प्राथमिक कार्य हैं। ठीक है, तो राजनीतिक व्यवस्था के बारे में किन्होंने बताया? आलमंड पावेल ने। ठीक है, आलमंड पावेल ने। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था जो संरचनात्मक कार्यात्मक व्यवस्था में बात करते हुए उन्होंने बताया कि कौन कौन से प्राथमिक कार्य हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक व्यवस्थाओं को राजनीतिक प्रजातंत्र, ठीक है, परिरक्षक प्रजातंत्र, आधुनिकी अल्पतंत्र, सर्वसत्तात्मक अल्पतंत्र और पारंपरिक अल्पतंत्र में वर्गीकृत किया है? आपके ऑप्शन है एडवर्ड सिल्ज, लुशियन पाई, एएफ के ऑर्गेन्स्की और डेविड एप्टर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एडवर्ड सिल्ज के द्वारा उन्होंने राजनीतिक व्यवस्थाओं को इस प्रकार से वर्गीकृत किया है। ठीक है, और राजनीतिक व्यवस्था जनरली किससे संबंधित है? तो उस राजनीतिक व्यवस्था की जो संकल्पना है वो राज्य और सरकार से संबंधित है। ठीक है, और तुलनात्मक राजनीति के ग्रंथों में राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग देखिएगा तो हर एक दिन बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें थोड़ा धुंधला दिखेगा, मैं अच्छे से पढ़ देता हूँ। राज्य के ऐतिहासिक विकास का कौन सा क्रम सही है? ठीक है, आपके ऑप्शन है पूर्वी राज्य, सामंती राज्य, रोमन राज्य या राष्ट्र राज्य। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, यही ऑप्शन हैं, तो आपको अरेंज करना है। ठीक है, किस प्रकार से राज्य के ऐतिहासिक विकास का क्रम हुआ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले आएगा पूर्वी राज्य, ठीक है, फिर आएगा आपका रोमन राज्य, फिर सामंती साम्राज्य, फिर राष्ट्र राज्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जैसे प्राचीनतम काल में सबसे पहले जैसे कबीलों के संगठनों के रूप में विकास को लेकर के प्रथम अवस्था हुआ। ठीक है, फिर आधुनिक युग में पश्चिम में देखिएगा तो राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। ठीक है, तो इसी प्रकार से धीरे धीरे वो बढ़ता गया। ठीक है, और इसका विकास अलग अलग चरणों में हुआ है। जैसे कबीलों के संगठन, जिसको पूर्वी या प्राच्यिक राज्य कहा जाता है। ठीक है, तो पूर्वी राज्य जो कबीलों का संगठन था। ठीक है, उसके अलावा यूनानी नगर राज्य। ठीक है, फिर रोमन साम्राज्य नगर, सामंती राज्य और राष्ट्र राज्य। तो इस प्रकार से आप लोग सजा सकते हैं। जैसे पूर्वी राज्य हो गया, उसके बाद आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं यूनानी नगर राज्य, लिख सकते हैं यूनानी नगर राज्य। उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं रोमन साम्राज्य नगर। ठीक है, उसके बाद सामंती साम्राज्य, फिर राष्ट्र राज्य। तो इस प्रकार से क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यह किसका मत है कि अभिजन की बहुलता से शासन समझौते का व्यवसाय बन जाता है? ऑप्शन है हैरल लास्की, ठीक है, फिर रेमंड आरो, मॉस्का और पर्सन्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी, रेमंड आरो। ठीक है, इनकी एक बुक है, उनका नाम लिख लीजिए, सोशल स्ट्रक्चर एंड दी सोशल स्ट्रक्चर एंड दी रूलिंग क्लास। तो यह बुक लिखा गया रोमंड आरो के द्वारा। ठीक है, इसका मतलब है सामाजिक संरचना और शासक वर्ग। इस पुस्तक का नाम सामाजिक संरचना और शासक वर्ग। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा शासक वर्ग। तो इन्होंने ये बुक लिखा गया इनके द्वारा। ठीक है, और उन्होंने यह तर्क दिया कि जैसे लोकतंत्र तथा जो अन्य शासन प्रणाली है, ठीक है, उनके विशिष्ट वर्गों में बहुत मूलभूत अंतर पाया जाता है। जैसे सोवियत प्रणाली और लोकतंत्र में अंतर करते हुए उन्होंने लिखा कि जहाँ सोवियत किस्म के समाज में एक ही विशिष्ट वर्ग को शासन में एकाधिकार प्राप्त होता है,
वहीं उत्तर लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता, जो उदार लोकतंत्र है वैसा नहीं होता है। यहाँ विशिष्ट वर्ग की बहुलता तथा शासन में नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था के कारण असीम सत्ता का प्रयोग संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उन्होंने जनरली इस तरीके से बताया कि किस प्रकार से अलग अलग शासन प्रणाली में क्या क्या अंतर होता है। ठीक है, तो रेमंड आरो के बारे में ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अल्पतंत्र का लौह नियम। ठीक है, अल्पतंत्र का लौह नियम, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स में भी, नेट CUET में भी। तो यह सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया? तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, मिसेल्स के द्वारा दिया गया। ठीक है, इसको हमेशा से याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रचना की जिसका नाम था पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, और 1911 में पब्लिश हुआ। ठीक है, और इसी में उन्होंने जर्मन समाजवादी दल जो है उनका अध्ययन किया था। ठीक है, और उनके अनुसार ये उन्होंने कहा कि समाज में लोगों के दो वर्ग बन जाते हैं, एक वर्ग वो जो शासन करते हैं, ठीक है, और दूसरा वर्ग वो जो शासित रहता है। ठीक है, शासक वर्ग और शासित वर्ग। ठीक है, और हर परिस्थिति में सत्ता की यही स्थिति रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक, तो जो शासित होता है वो शासित ही रह जाता है, अर्थात मतलब शासक वर्ग की प्रकृति हमेशा एक सी होती है। ठीक है, और हमेशा जो पावर है वो कुछ लोगों में ही सीमित रह जाता है। तो ये आप याद रखिएगा इनसे संबंधित। ठीक है, मिशेल से संबंधित अल्पतंत्र का लौह नियम। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत तुलनात्मक राजनीति के अध्ययनकर्ताओं के समक्ष आलमंड ने जो नए उद्देश्य रखे उनमें सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा नहीं सम्मिलित है यह बताना है। ऑप्शन, विस्तृत विचार क्षेत्र की खोज, यथार्थवाद की खोज, सुनिश्चितता की खोज, संस्थावाद की खोज। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, संस्थावाद की खोज, यह नहीं है। ठीक है, तो ये सब बाकी चीज़ें थी, ये नहीं है, तो इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। अगला प्रश्न देखिए, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में इतिहासवाद के पतन का कारण नहीं था। क्या कारण नहीं था? सांस्कृतिक क्रमवाद, प्रत्यक्षवाद, दार्शनिक बहुलवाद या सांस्कृतिक सापेक्षवाद। तो ऑप्शन नंबर ए, सांस्कृतिक परमवाद नहीं था। ठीक है, बाकी जो है वो इतिहासवाद के पतन का कारण थे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, और अगला प्रश्न है, संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण राजनीतिक प्रणाली को किस रूप में देखता है? एक प्रणाली जो धन के स्रोतों पर आधारित है, एक प्रणाली जो जीवन की सामग्री शर्तों में बाहरी तरह से निहित है, ठीक है, गहरी तरह से निहित है। तीसरा है एक प्रणाली जो व्यक्तियों की राजनीति में सक्रिय भागीदारी को अनदेखा करते हैं। एक सुसंगत जो अपने वातावरण से प्रभावित करती है और बदले में प्रभावित होती है, और है साम्राज्यवाद का एक प्रतिनिधि। तो इसमें बताना है सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, तो ये संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण राजनीतिक प्रणाली को इस रूप में देखता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो जनरली ऐसे भी पूछा जाता है ना कि संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण, ठीक है, इसके प्रतिपादक कौन है? तो आलमंड और पॉवेल। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए, पहले भी आप लोग जानते होंगे, खैर। ठीक है, आलमंड और पॉवेल इसके प्रतिपादक हैं। ठीक है, तो और एक चीज़ आप लोग इस चीज़ में याद रखिएगा कि व्यापकता, अंतर्निहितता और स्पष्ट सीमा इस दृष्टिकोण के प्रमुख विशेषताएं हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, व्यापकता, ठीक है, दूसरा अंतर्निहितता, निर्हरता, ठीक है, निर्हरता ऐसे ही लिखाएगा, नी में र और फिर अंतर्निहितता और स्पष्ट सीमा। ठीक है, स्पष्ट सीमा, ठीक है, सीमा ऐसे होगा, स्पष्ट सीमा। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण की ये प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, तुलनात्मक अध्ययन में अरस्तू की कौन सी विधि थी? ठीक है, तो आप लोग पहले से इनको पता होगा आप लोगों को, तो यह वैज्ञानिक विधि थी। ठीक है, तो
तो आप लोग याद रखिएगा अरस्तु की विधि कौन सी थी, वैज्ञानिक। ठीक है, और अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति का प्रणेता माना जाता है, यानी वही हैं जिन्होंने तुलनात्मक राजनीति के फादर के रूप में उनको जाना जाता है। ठीक है, और इस संदर्भ में कहा जाता है कि अरस्तु के द्वारा 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया उनके द्वारा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए। ठीक है, अरस्तु की राज्यों और सरकारों पर तुलनात्मक अध्ययन की विरासत ने किसको प्रेरित किया था? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ओकहम के विलियम, ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। ये एक अंग्रेज दार्शनिक थे। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, एक अंग्रेज दार्शनिक थे। इनको अरस्तु की राज्यों और सरकारों पर तुलनात्मक अध्ययन की विरासत ने प्रेरित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, राजनीतिक समाजीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। ठीक है, राजनीतिक समाजीकरण के संबंध में कहा जाता है कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। ठीक है, और राजनीतिक समाजीकरण यह जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किनके द्वारा किया गया था? तो उनका नाम है एच एच हाइमन उनका नाम है। ठीक है, इन्हीं के द्वारा सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया गया, राजनीतिक समाजीकरण। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और राजनीतिक समाजीकरण क्या है? राजनीतिक मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का स्थानांतरण जब किया जाता है तो उसी को राजनीतिक समाजीकरण कहा जाता है। ठीक है, और ये हमेशा चलती रहती है, इसीलिए यह एक निरंतर प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखिए, कौन राजनीतिक संचार सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो आपको बताना है कौन सही नहीं है या कौन संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बेंजामिन स्वार्ज, यह संबंधित नहीं है। बल्कि राजनीतिक संचार से संबंधित कौन कौन है? कार्ल ड्यूश, ठीक है, ये हैं। उसके अलावा जीन ब्लॉन्डेल और रिचर्ड स्नाइडर, ठीक है, ये लोग संचार सिद्धांत से संबंधित हैं, राजनीतिक संचार सिद्धांत से। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। राजनीतिक संस्कृति के वर्गीकरण में आलमंड ने निम्नलिखित में से किस राजनीतिक व्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया है? ठीक है, तो बताना कौन सा सम्मिलित नहीं किया है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे देख लीजिए, और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देखिए, तो राजनीतिक संस्कृति के वर्गीकरण में आलमंड ने किसको सम्मिलित नहीं किया? राजनीतिक व्यवस्था को, साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया है, बाकी इन तीनों को किया है। ठीक है, और जो आलमंड हैं उनके अनुसार राजनीतिक व्यवस्थाओं के आधार पर चार प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो एक तो उन्होंने कहा एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, दूसरा उन्होंने कहा महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, तीसरा उन्होंने कहा गैर पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्था। चौथा कहा सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, तो साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था नहीं होगा, इसके जगह पे आप लोग लिख लीजिए एंग्लो, ठीक है, अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, तो इसके जगह पे यह होगा व्यवस्था। ठीक है, तो आज के इतना ही प्रश्न है। तो हम लोगों ने टोटल कुल 30 प्रश्नों को यहाँ पे विश्लेषण किया। ठीक है, 30 प्रश्नों को जो तुलनात्मक राजनीति से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार से तुलनात्मक राजनीति से संबंधित हमारे 2 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं, जहाँ पे हम लोगों ने 60 क्वेश्चंस को डिटेल से डिस्कस किया। ठीक है, आने वाले सेशंस में हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है आपके लिए। तो अब बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि किस प्रकार के कंटेंट आपको चाहिए, किस टॉपिक से आपको दिक्कत हो रही है, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। और कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक से सर प्रश्न लेकर के आइए, तो मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक से क्वेश्चन आपको करवाऊँ। ठीक है, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे आप
उतना ज़्यादा आपके एग्ज़ाम्स के लिए वो ज़्यादा यूज़फुल होगा और आप अपने तैयारी को उतना मुकम्मल कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।